गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आज तो अच्छे ही हो गए। आप लोग संडे जो बिता के आए हैं, संडे जो एंजॉय करके आए हैं आप लोग, तो अच्छे ही होंगे। कैसा रहा आप लोगों का कल का संडे? बढ़िया रहा? स्टडी की कि नहीं की? कि गलियों में गेड़ियां ही मार रहे थे? चलो शुरू करें। पहले वाले जितने सेशंस हुए हैं सभी ने चेक कर लिए हैं, सभी ने देख लिए हैं। जितने भी क्वेश्चंस थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए नहीं थे तो मैंने आपको बार बार कहती हूँ कि हमेशा नोट कर लिया करो, जिससे कि आप लोगों को ये सोचना नहीं पड़ता कि यार ये क्वेश्चन कौन से सीरीज में करवाया था, कौन से वीडियो में करवाया था, कौन से सेशन में करवाया था। तो आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ करने से पहले जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके भाई बंधु साथी संगी जितने भी आपके साथ में हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक सेशन को पहुंचाया जा सके, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहुंचाया सके, कॉन्सेप्ट्स को पहुंचाया जाए ताकि उनको हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल सके। क्लियर? बात समझ में है? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का शुभारंभ करते हैं। क्वेश्चन मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं, आंसर आप लोगों को देना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू? क्या पूछा गया? नॉट ट्रू पूछा गया भाई। क्या सही नहीं है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, और वो तभी आप बता पाएंगे जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डीपली स्टडी की होगी तब। अगर आप लोगों ने सीधा ही पढ़ा है कि हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो आप लोग शायद ना बता पाए। लेकिन अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डीपली इतिहास को पढ़ा है, इतिहास की डीपली जानकारी ली है, कॉन्सेप्ट्स को समझा है, तो आप लोग जो है बहुत ही इजीली तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट मैं आपके क्वेश्चन के आंसर की वेट कर रही हूँ। जल्दी से जल्दी अपने प्यारे प्यारे आंसर का जो है वो सीरीज जो है वो चलने दीजिए। जल्दी जल्दी बताइए कि क्या कहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि शहरों के अंदर स्टिक जल निकासी, मतलब कि शहरा विच सही निकासी जल निकासी प्रणाली सी। हाँ बिल्कुल सही है, ये बात आप सभी को पता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपनी नालियों के कारण, अपनी जल निकासी व्यवस्था के कारण फेमस है। आप सभी को याद होगा मैंने जब आपको सिंधु घाटी सभ्यता करवाया था तब मैंने आपको सीधी साफ तरीके से बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, एक शहरी व्यवस्था है। हालांकि ये एक हजारों इतने सालों पहले जब लोगों को खाने पीने के बारे में जानकारी नहीं, वो लोग एक पूरा शहर बसा के बैठे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। आज जैसे शहरों में सुविधा होती है कि सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, सड़कें समकोण पर, जैसे आप सभी को पता है चौराहा बना होता है, जो चार रास्ते निकलते हैं उसे हम चौराहा कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये जो है शहरों की व्यवस्था है। मतलब गांवों में क्या है, गलियां जगह जगह कट जाती हैं, लेकिन शहरों में एक सिस्टमेटिकली जो है वो गलियां बनी होती हैं, नालियों की व्यवस्था बनी होती है, सीवरेज सिस्टम होता है। तो ये सब ये कहां से आप इमेजिनेशन, मतलब उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस तरह से हमें व्यवस्था मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी व्यवस्था ही यही, विशेषता ही यही है कि ये अपनी जल निकासी के कारण फेमस है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार, जो बिजनेस, जो उद्योग था वो कैसा था? उन्नत था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि नहीं करते थे, ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। बात समझ में आई? पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग मनके बनाना था, ये इनका व्यापार था। तो ये भी बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि प्रधान नहीं थे, ये कैसे थे? व्यापारिक थे, ये व्यापार करते थे। बात समझ में आई? तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि देवी की पूजा करते थे, ये बात भी सही है भाई, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप सभी को मैं बताऊं सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? मातृ प्रधान था। मतलब माताओं का वहां पे क्या था? शासन था। आप सभी देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी खुदाई हुई है उसमें सबसे ज्यादा हमें देवियों की क्या मिली हैं? मूर्तियां मिली हैं। और उसके अंदर ये बताया जाता है
कि ये जो संसार बना हुआ है, ये जो जग बना हुआ है, इसकी जो रचना की है वो किसने की है? देवी ने की है। क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो क्या बनाती है? एक संसार बनाती है। तो देवी सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब धर्म के अंदर हम देखें तो ये क्या करते थे? मातृ प्रधान थे। ये क्या करते थे? देवी की पूजा करते। ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, ये तीनों ही सही होगी। अब गलत कौन सी होगी? गलत कौन सी होगी? बिल्कुल सही ऑनलाइन। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे को जानते थे? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयरन को जानते थे? जानते थे? जानते थे कि नहीं जानते थे? नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आयरन को नहीं जानते थे। तो याद रखना, लोहे के बारे में परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे की जो खोज थी वो कब हुई थी? वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल में हुई थी, यूपी के अंतरंजी खेड़ा गांव से। जो लोहे के हमें जो अवशेष मिले थे, हमें जो लोहे के सामान मिला है, वो हमें कहां से मिला था? यूपी उत्तर प्रदेश का जो अंतरंजी खेड़ा गांव है वहां से मिले हैं। और ये कब की है? उत्तर वैदिक काल की बात है, लेटर वैदिक काल की बात है। तो याद रखिएगा, लोहे के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर ही निकालें, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था थी। बिल्कुल सही, सिंधु घाटी सभ्यता की मेन विशेषता ही यही है। कई बार क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता बारे दसो, तो वो कौन सी है? उसकी जल निकासी व्यवस्था है। क्या है? जल निकासी व्यवस्था है। अगर क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या व्यापार करते थे? यस, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, क्योंकि जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि वहां से उत्तर पश्चिमी एरियो में उसका क्या होता था? व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी की पूजा करते थे। यस, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सिर्फ लोग किसको नहीं जानते थे? लोहे को नहीं जानते थे। ये कांसे को जानते थे, कॉपर को जानते थे, ब्रोंज को जानते थे, सब तीन को जानते थे, लेकिन ये लोहे को नहीं जानते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है ऑनलाइन? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ जी, मैच द लिस्ट फर्स्ट। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड द करेक्ट आंसर का चूज करना है, आपको मिलाना है। ये जो क्वेश्चन है मैं लगातार 3 सीरीज से लेकर आ रही हूँ, बदल बदल कर लेकर आ रही हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में कितना वो गया है। मैंने इससे पहले जो सीरीज ली थी उसमें भी आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। क्वेश्चन अलग था, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। उससे पहले भी जो मैंने सीरीज ली थी उसमें भी मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आप लोगों को हर चीज और इसका आंसर बताने की जरूरत है। आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आप सभी को पता है जो कुंभा जो नदी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? काबुल के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता है, ये मैंने आपको इससे पहले जो सैटरडे को सेशन हुआ था उसमें भी आपको करवाया था। कुंभा को आप क्या कहते हो? काबुल। वर्तमान में हम काबुल जानते हैं। ये इसका पुराना नाम क्या था? क्या था? कुंभा था। जो कौन सी नदी है? अफगानिस्तान की नदी है, जिसका उल्लेख किसमें किया गया? ऋग्वेद में किया गया है। परुष्णी को आप सभी को पता है हम रावी कहते हैं। सदानीरा, सदानीरा जो नदी है वो कहां पे है? बिहार के अंदर है। और कौन सी? इस नदी को हम क्या कहते हैं? वर्तमान में गंडक के नाम से जानते हैं। सदानीरा जो नदी है वो कहां पे है? बिहार में है। और इस नदी को वर्तमान में गंडक के नाम से जानते हैं। और सतलुज जी को आप क्या कहते हो? सतलुज कहते हो। ये बात आप सभी को पता है। तो ए का क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। ए का सेकंड देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो बचा क्या? बी। फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए चेक करना चाहेंगे कि क्या ये क्वेश्चन का आंसर हमारा सही है। ए का क्या रहेगा? 2 रहेगा। बी का क्या रहेगा? 3rd रहेगा। सी का क्या रहेगा? 1st रहेगा। एंड डी का 4th रहेगा। याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ, अस्कनी को चिनाब कहते हैं, विपाशा को व्यास कहते हैं, कुंभा को काबुल कहते हैं, स्वास्तु को स्वात कहते हैं, क्रुमु को क्रुम कहते हैं, गोमती को गोमल कहते हैं, सिंध को सिंध कहते हैं। तो ये चीजें आप लोगों के लिए याद करनी जरूरी है, हमेशा पेपर में आने वाले फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। होप सो अब मुझे आप लोगों को बार बार इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कहते हैं ना कि जब एक चीज को 10 बार बोलो तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात जो है आप
आप लोगों के दिमाग में बैठ चुकी होगी। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द एशियंट महाजनपदा मगध। आप सभी को पता है कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद हैं। इसमें से एक महाजनपद कौन सा था? मगध था। कौन सा महाजनपद था? मगध। स्टूडेंट आपको मैं एक सीधा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे सिख धर्म के अंदर कितनी मिसलें हैं? 12 मिसलें हैं। 12 मिसलों में से सबसे शक्तिशाली मिसल कौन सी थी? शुक्र चकिया मिसल थी रणजीत सिंह के टाइम पे। उसी तरह से 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो था सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, जिसका नाम था मगध। क्लास स्टार्ट होगी आपकी? कि प्राचीन महाजनपद में जो 16 महाजनपद थे, इसमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली वो क्या था? मगध था। क्या था? मगध था। आपसे यहाँ क्या पूछा गया कि मगध की पहली कैपिटल कौन सी थी? पहली कैपिटल कौन सी थी? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पाटलिपुत्र, विशाली एंड चंपा एंड नन ऑफ द। हाँ जी, मुझे अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मगध की फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी? जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब नन ऑफ द तो बात ही खत्म हो गई। अब आपके पास में क्या बचे? 3 बचे हैं। क्या बचे? 3 बचे। अब तीनों में से मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी ऑनलाइन जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या आएगा इसका आंसर? विशाली नहीं आएगा? पक्का? चलो ये भी काट दिया। चंपा भी नहीं आएगा? चलो ये भी कट गया। बचा क्या? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसका आंसर आएगा? पक्का है? क्लियर? कर दूं मैं लॉक? नहीं, पाटलिपुत्र इसका आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछा गया। पहली राजधानी पूछा गया है। ऐसे नहीं पूछा गया कि मगध की राजधानी का नाम बताइए, आपसे सीधा क्या पूछा गया? पहली राजधानी का नाम बताइए। तो स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं, मगध की जो फर्स्ट कैपिटल थी उसका नाम क्या था? ग्रीव्रज था। क्या नाम था? ग्रीव्रज था। ग्रीव्रज था। मगध की जो फर्स्ट कैपिटल थी उसका नाम था ग्रीव्रज। दूसरी जो कैपिटल थी उसका नाम था राजगृह। क्या नाम था? राजगृह। तीसरी जो कैपिटल थी उसका नाम था पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। क्लियर? बात समझ में आई? पहले कौन सी थी? ग्रीव्रज थी। दूसरी कौन सी थी? राजगृह। और तीसरी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। जो ग्रीव्रज थी वो किसने बनाई थी? बृहदत्त ने बनाई थी। उसके बाद राजगृह किसने बनाई थी? अजातशत्रु और बिंबिसार ने बनाई थी। और पाटलिपुत्र किसने बनाई थी? उदयन ने बनाई थी। किसने? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? फाउंडर ऑफ द पाटलिपुत्र कौन है? उदयन है। क्यों? क्योंकि उदयन ने क्या किया था, जो 2 नदियां हैं गंगा और सोन नदी, गंगा और सोन नदी, इन दोनों के कंडे मतलब इन दोनों के किनारे, इन दोनों दरियाओं के किनारे यहाँ पे क्या की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फाउंडर ऑफ द पाटलिपुत्र उदयन। पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल किसने बनाया? उदयन ने बनाया। किसने बनाया? उदयन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। क्लियर? बात समझ में आ गई है? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। हाँ जी, Which one of the following dynasty was the ruling our North India at the time of the Alexander invention? आप वो अलेक्जेंडर का नाम देख के पता चल गया होगा कि हम इसे सिकंदर महान कहते हैं। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उत्तरी भारत पर, तो उस समय भारत का राजा कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत का राजा कौन था? आप सभी को जब भी मैंने मौर्य एम्पायर का टॉपिक करवाया है, हमेशा ये बात बताइए कि ये लाइन हमेशा मैंने बोली है कि इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा लो कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम पे भारत का राजा कौन था। तो इस बात को अपने दिमाग और जहन में बिठा लो कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम पे भारत का वंश कौन सा था? नंदा वंश था। कौन सा वंश था? क्योंकि उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य तो कौन था? छोटा था। और चंद्रगुप्त मौर्य वैसे भी उस टाइम पे चाणक्य से क्या ले रहा था? शिक्षा ले रहा था तक्षशिला के अंदर। तो ये तो बात ही खत्म होगी। ठीक है, ये तो आ ही नहीं सकते क्योंकि सिकंदर तो पहले ही आ चुका था। तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस टाइम पे कौन सा वंश था? नंद वंश था। और शासक कौन था? घनानंद था। ये वही व्यक्ति है जिसने चाणक्य की इंसल्ट की थी, जिसने चाणक्य को भरे दरबार से बाहर निकाला था। तब चाणक्य ने जाके क्या की थी? एक प्रतिज्ञा ली थी, प्रण लिया था कि मैं इस व्यक्ति को क्या करके रहूंगा? अपनी गद्दी से हटाकर रहूंगा। फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिले, चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला लेकर गए, वहां पे उसको एजुकेशन दी। तो याद रखिएगा जो नंदा है वो क्या है? घनानंद का वंश है। और घनानंद जो था, क्वेश्चन आता है सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय
वहां का राजा कौन था, तो वो कौन था, घनानंद था। क्वेश्चन आता कि कौन सा वंश था, तो कौन सा वंश था, नंद वंश था। क्लियर, बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? समझ में आ गई, क्लियर है। इसी के साथ अगर हम मौर्य वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। भारत का फर्स्ट एम्पायर, भारत का फर्स्ट एम्पायर कौन सा है, भारत का फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर कौन सा है, तो वो कौन सा है, मौर्य एम्पायर। शुंग वंश आप सभी को पता है, पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त को क्या कर दिया था, हरा दिया था, और शुंग वंश की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। तो शुंग वंश का राजा केड़ा है, पुष्यमित्र शुंग है। फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। कौन है, बिंबिसार है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ ये चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कौटिल्य अर्थशास्त्र डील विद द एस्पेक्ट ऑफ। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे रिलेटेड है? आप सभी को पता है कि कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसे हम द कौटिल्य ऑफ अर्थशास्त्र भी कहते हैं। कौटिल्य जिसका हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, अर्थशास्त्र। आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा गया जो अर्थशास्त्र है वो किससे रिलेटेड है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आप सभी को पता है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो किस पे, एक राजनीति शास्त्र का, किसका, राजनीति शास्त्र का जो लिखा गया, मतलब राजनीति मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा गया, ये भारत का पहला ग्रंथ है। तो आप सभी को पता है राजनीतिक नीतियां मतलब कि पॉलिटिकल पॉलिसीज, तो उसके ऊपर लिखा गया क्या, पहला ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। और डॉक्टर आर राम शास्त्री ने, आर राम शास्त्री ने इसका इंग्लिश में क्या करवाया था, ट्रांसलेशन करवाया था। इंग्लिश में क्या करवाया था, ट्रांसलेशन करवाया था। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल जो इश्यूज है, पॉलिटिकल जो नीतियां हैं, पॉलिटिकल जो पॉलिसीज हैं, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसके अंदर हमें लोक प्रशासन से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंस कहते हैं, मेकियावली कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन में एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो, इसका नाम है दीवानी। समझ में आ रहा है, बात समझ में आई कि कौन सा, हालांकि मैंने क्लास में आप लोगों को बहुत बार बताया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी। दीवानी मतलब होता है फाइनेंशियल राइट्स। देखिए, जब भी सरकार होती है तो सरकार के अंदर सरकार को दो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होती है। एक तो संभालना होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और दूसरा फाइनेंस को संभालना होता है। तो सरकार क्या करती है, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है कि आपको क्या संभालना है, प्रशासन संभालना है, और आपको क्या संभालना है, फाइनेंस संभालना है। अब जो भी बंदा है वो किस चीज की तरफ ज्यादा उसका होएगा, फाइनेंस की तरफ होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप लोगों के सामने मैं दो काम रखूं, आपको इसमें से एक चीज चूज करनी है, तो आप क्या चूज करोगे, फाइनेंस चूज करोगे कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को चूज करोगे? आप लोग, हम लोग फाइनेंस को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पता है प्रशासन को संभालना बहुत टफेस्ट काम है, और जो दीवानी मतलब कि फाइनेंस को संभालना, पैसे को संभालना, पैसे से क्या करना है, हेरफेरी तो करनी है, ठीक है। तो ये जो है, अंग्रेज क्या चाहते थे, पैसा चाहते थे। भारत में आए किस लिए थे, पैसे के लिए थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो उनको फाइनेंशियल जो राइट्स चाहिए था वो किसके पास था, मुगल राजा शाह आलम सेकंड के पास में था। आप सभी को याद होगा, मैंने आपको बक्सर का युद्ध करवाया था। बक्सर के युद्ध में मुगल राजा था शाह आलम सेकंड। कौन था, शाह आलम सेकंड, जो क्या हो गया था, हार गया था। शाह आलम सेकंड के पास में बंगाल, बिहार, उड़ीसा था। बंगाल, बिहार, इसके साथ में बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज सेनापति था जिसका नाम था क्लाइव, क्लाइव ने क्या किया था, शाह आलम सेकंड से क्या कर ली थी, संधि कर ली थी, जिसे हम क्या कहते हैं, इलाहाबाद की संधि। आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से इसके बारे में मालूम है। कब हुई थी, 1765 में हुई थी, जिसके अंदर मुगल एम्पायर, मुगल बादशाह किसने, शाह आलम सेकंड ने क्या किया था, शाह आलम सेकंड ने क्या किया था, इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार है वो दे दिए थे। तभी तो हम ये लाइन कहते हैं कि किस युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपने पैर जमा लिए थे। ब्रिटिश प्रभुता की जो स्थापना है वो किस युद्ध के बाद में होगी थी पूरी तरह से, तो वो कौन सा युद्ध था, बक्सर
बक्सर का युद्ध, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद में इस अंग्रेजों का न केवल बंगाल पर बल्कि बिहार, उड़ीसा, अवध, मुगलों पर, भारत पर पूरी तरह से इनका क्या हो गया, अटैक, कब्जा हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। क्लियर, बात समझ में आई? इसका क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। दीवानी मतलब क्या होता है? अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी, तो दीवानी का मतलब होता है वित्तीय मामले, फाइनेंस से रिलेटेड जो मामले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दीवानी कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर, भारत में पहली रेलवे लाइन, हाँ जी आप सभी को पता ही है ट्रेन चलती हैं, हम लोग इधर से उधर जाते हैं। हालांकि हम लोग जो है हमेशा अंग्रेजों को हमेशा कहते हैं कि यार इन्होंने हमारे देश का वो कर दिया, ये कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत सारे हमारे देश के लिए फायदे भी किए, आप सभी को पता है। हालांकि ये सब चीजें उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए शुरू की थी, लेकिन इसका हमें बहुत फायदा हुआ था। तो रेलवे लाइन्स किसने शुरू की थी? डलहौजी ने। किसने शुरू की थी? डलहौजी ने। पहली जो ट्रेन थी वो किसने चलवाई थी? डलहौजी ने। कब? 16 अप्रैल। कब? 16 अप्रैल 1853 को। और पहली ट्रेन कहां से चली थी? मुंबई से। कहां से? मुंबई से थाने के बीच में। कहां से? थाने के बीच में। मुंबई के पास में एक गांव है थाने, तो वहां से मुंबई से थाने के बीच में एक ट्रेन चलाई गई। एक ट्रेलर लिया गया, एक तरह से देखा गया कि क्या ये ट्रेन सक्सेसफुल है या नहीं है। तो पहली ट्रेन कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 को। किसने चलवाई थी? डलहौजी ने। किसने चलवाई थी? डलहौजी ने। क्लियर, बात समझ में? मुझे पता था आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The revolt of 1857 was the witnessed by the poet। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे किस कवि ने इसे देखा था? मतलब कौन सा ऐसा कवि था जो 1857 की क्रांति के समय कहाँ दिल्ली में था और उसने इसको देखा और अपनी किताब के अंदर लिखा? बात समझ में आई? तो उस टाइम पे कौन थे? मिर्जा गालिब थे। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो उस टाइम पे जो कवि थे मिर्जा गालिब, वो कहाँ पे थे? दिल्ली में थे। कहाँ पे थे? दिल्ली में थे। जब दिल्ली पर मेरठ के सैनिकों ने क्या कर दिया था? अधिकार कर लिया था, तब उन्होंने सारा कुछ उस टाइम पे देखा था और 1857 की क्रांति को अपनी किताब दस्तबू, कौन सी? मिर्जा गालिब की एक बुक है जिसका नाम है दस्तबू, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में लिखा था कि कैसे क्रांति हुई, क्या कारण रहे, किसने किया, सारा कुछ दो आंखों देखा हाल है वो इन्होंने लिखा था। तो वो कौन थे? मिर्जा गालिब थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर जिसको पता था तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था तो वो भी अपना इस चीज ने दिमाग में बिठा लीजिए कि मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को आंखों देखा हाल बताया, क्योंकि वो उस टाइम पे कहां पे थे? दिल्ली में थे। और कौन सी किताब में लिखा है? दस्तबू। हालांकि ये पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी के लिए याद रखना कि दस्तबू जो थी वो इनकी किताब थी जिसमें इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में बताया है। क्लियर, बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी भाई, जो स्टूडेंट पीएस टेट की तैयारी कर रहे हैं, बैच शुरू हो चुका है 11 अप्रैल को। बार बार हमेशा सीरीज में यही बात कहती हूँ, अपना समय को व्यर्थ मत गवाओ, बहुत कीमती है। पैसा फिर भी वापस आ जाता है लेकिन समय वापस नहीं आता, लौट के नहीं आता। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप लोग जो है आपके सरकारी नौकरी पाने का आपका जो सपना है वो आप पूरा कर पाओ। क्लियर, बात समझ में आई? क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, पहली भारत की पहली 3 यूनिवर्सिटीज थी। भारत में सबसे पहले 3 यूनिवर्सिटीज बनाई गई। कौन सी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी। वर एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? भारत के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज बनी थी सबसे पहले, कलकत्ता, मद्रास एंड मुंबई। कलकत्ता, मद्रास है मुंबई। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पहले कब बनाई गई थी? भारत के अंदर सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी वो किस ईयर में बनाई गई थी और तीनों कौन सी थी? कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भारत की पहली यूनिवर्सिटीज का नाम बताइए, तो वो कौन सी है? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस ईयर में बनाई गई थी? तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, 1854 में एक डिस्पैच आया था जिसे हम सर चार्ल्स वुड कहते हैं। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था। इसके अंदर क्या था? भारत के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज की बात कही गई थी कि हम आने वाले टाइम में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में क्या स्थापित करेंगे? यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे। इसलिए इस चार्ल्स वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय एजुकेशन की, इंडियन एजुकेशन के लिए क्या की गई थी? बात की गई थी। प्राइमरी लेवल के लिए स्कूल्स की व्यवस्था की गई थी, महिला
महिलाओं की एजुकेशन की बात कही गई थी, तो इस कारण इसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना किसको, वुड डिस्पैच को, किसको, वुड डिस्पैच को। सर चार्ल्स, उस टाइम पे सर चार्ल्स वुड थे, तो उन्होंने एक डिस्पैच लेकर आए थे जिसे हम क्या कहते हैं, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच। और ये कब की बात है, डलहौजी के टाइम कारण है। और कौन से, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी थी, 3 यूनिवर्सिटी बनी थी, कब, 1857 में, कब, 1857 में। क्लियर, बात समझ में आई। चार्ल्स वुड, ठीक है। तो 3 यूनिवर्सिटीज कब बनी थी, आप याद रखिएगा, जब भारत में जब क्रांति हो रही थी तो उस टाइम पे क्या 3 यूनिवर्सिटीज बन रही थी, कब, 1857 में, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। बात समझ में आई। एक ही तरह के नए बार बार क्वेश्चन करने का कोई तुक नहीं बनता। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए जो आप लोग नहीं जानते हो, जिससे कि करने में भी मजा आता है और आप लोगों को लिखने में मजा आता है कि यार आज हमने क्लास में कुछ नया सीखा, कुछ अलग सीखा जो हमें नहीं आता था। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, कंसीडर फ्लॉविंग, आप लोगों को इन लोगों पे विचार करना है, विचार ही करना है भाई, और तो करना भी क्या है। बात समझ में आई। आपको इसको क्रोनोलॉजी वे में सेट करना है, बहुत इजी है, आप सभी के सामने है। तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार एंड फतेहपुर सीकरी। आप मुझे बताइए कि किस व्यक्ति ने कब बनाई थी। आप लोगों को सीक्वेंस सेट करने है, क्रोनोलॉजी वे में सेट करना है। तो मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि तुगलकाबाद जो थी वो ग्यासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था। ग्यासुद्दीन तुगलक ने, किसने, ग्यासुद्दीन तुगलक ने। क्लियर। उसके बाद हम लोधी गार्डन की बात करते हैं, तो लोधी गार्डन किसका है, सिकंदर लोधी का है। किसका है, सिकंदर लोधी का है। अगर हम कुतुब मीनार की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। कौन हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ठीक है। अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो वो कौन हो गया, अकबर हो गया। कौन हो गया, अकबर हो गया। तब अब आप लोग टाइम सेट कीजिए। सबसे पहले ग्यासुद्दीन तुगलक, सिकंदर एंड कुतुबुद्दीन ऐबक एंड अकबर। आप सभी को पता है सबसे पहले कौन सा वंश आया था, ऐबक वंश आया था। तो देखिए ऑप्शन में थर्ड कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 नहीं है, बचा क्या, ए और बी। अब आप लोगों को इन दोनों में से चूज करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 लगा दिया, उसके बाद आप देखिए उसके बाद कौन आता है, तुगलक वंश आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी, ये क्या हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब दोबारा चेक करते हैं। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद लोधी वंश आता है, तो 3 1 2, 3 1 2 और 4। अब यहाँ पे देखिए 3 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई। इसी तरह से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी के साथ जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी करने और करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है। आप लोग जो है लेक्चरर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कीजिए। यूजीसी नेट का बैच है, हिस्ट्री का बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें आपको हिस्ट्री की बहुत ही गहराई से जो है वो तैयारी करवाई जाती है। क्लियर है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम, जिसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारे लिंक, हर तरह की इंफॉर्मेशन, हमारी दुख सुख, हम आपस में बातें भी करते हैं, तो आप सभी को वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, लेकिन कुछ बनने के बाद। क्लियर। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ। थैंक यू सो मच।